स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम देखने वाले हैं इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज मैं पहली यूनिट पूरी करा दूंगा और दूसरी भी पूरी और तीसरी भी। ठीक है, और कल के लिए मैं 2 यूनिट रखूंगा। ठीक है, और वो भी कल एग्जाम से पहले पहले मैं पूरी तरह कवर करा दूंगा। तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी थ्योरी और फोर्स थ्योरी और जितनी भी ये थ्योरी हैं इनको देखेंगे हम। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट की स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे राज्यों की उत्पत्ति हुई थी और कैसे उनका विकास हुआ था इन एशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें 3 थ्योरी यहाँ पे प्रचलित हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये तीनों थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या है, किस तरह से आपको आंसर लिखना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग ये लेनी है। ठीक है, प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इन एशियंट इंडिया, इस तरह से आपको इंग्लिश में डेफिनेशन लिखनी है। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा हिंदी में यहाँ पे यूज़ किया है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, पूरा कंप्लीट आपकी समझ ही आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इन एशियंट इंडिया कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू 3 मेन थ्योरीज। यहाँ पे इसको 3 मेन सिद्धांतों के जरिए हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है हमारा विकासवाद सिद्धांत, बल सिद्धांत और रहस्यमय सिद्धांत। 3 ये थ्योरी दी गई हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। अगर आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो भी आपकी याद रहेंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी से जो है हमारी इवोल्यूशन थ्योरी या विकासवाद सिद्धांत भी हम इसको बोल सकते हैं जिसमें विकास हुआ था। तो देखते हैं, दिस इज ओल्डेस्ट थ्योरी मेंशन्ड इन अथर्ववेद। ये सबसे पुरानी थ्योरी है। ठीक है, जितनी भी हमारे पास 3 थ्योरी थी इनमें, और ये अथर्ववेद में हमें मिलती है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या क्या था वो देख लेते हैं। नेचुरल डेवलपमेंट हुआ था इसमें, मतलब प्राकृतिक विकास हुआ था। कैसे हुआ था कि छोटे और स्मॉल जो हमारे कबीले थे, ठीक है, और ग्राम समुदाय थे, मतलब विलेज की जो कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, वो धीरे धीरे मिलकर बड़े राज्यों या किंगडम में विकसित हुई थी। ठीक है, तो वो सारी हमारा नेचुरल डेवलपमेंट के अंदर आता है इसमें। ठीक है, आप हेडिंग बनाएं और ये अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने हिंदी में आपको समझाने के लिए लिख दिया कि छोटे राज्य और गाँव के समुदायों ने मिलकर बड़े बड़े किंगडम्स विकसित किए थे। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सामाजिक संगठन भी इसमें बने थे, मतलब छोटे स्मॉल सोशल कल्चर लाइक फैमिलीज। ठीक है, और जो भी हमारी ग्राम के कबीले थे या मतलब जो गांव थे छोटे छोटे, ठीक है, वो क्या हुए थे, ग्रेजुअली इन्वॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में बदलने लगी थी और राजनीति में भी एक अपना पकड़ बनाने लगी थी। ठीक है, उसके बाद क्या आता था, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, मतलब अर्थव्यवस्था आती थी वहाँ की और उसकी कृषि। ठीक है, कृषि यहाँ पे मेन थी। कृषि के विकास से ही स्थायी निवासी, मतलब परमानेंट जो वहाँ के निवासी थे उन्हें, एंड ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, मतलब संगठित समाज का वहाँ पे निर्माण हुआ था। ठीक है, जब वहाँ पे वो कृषि करने लगे थे उन्होंने वहाँ पे ही निवास करना स्टार्ट कर दिया था, वो वहाँ के परमानेंट ही निवासी बन गए थे। ठीक है, उस एरिया के या उस स्टेट के। उसके बाद आता है शहरीकरण, मतलब अर्बनाइजेशन, मतलब कस्बों और नगरों का उदय, यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा कृषि होने लगी थी, जहाँ पर बहुत अच्छी मिट्टी थी या पानी की सुविधा उपलब्ध थी, वहाँ पे छोटे छोटे कस्बों को बसाने लगे थे लोग, और नगरों का भी वहाँ से उदय हुआ था जो राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जो कि आपस के 10 या 20 या 50 गाँव मिलकर एक कंप्लीट राज्य बनाते थे जिसमें एक राजा राज करता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इवोल्यूशन थ्योरी वर्क करती है। मैंने छोटे से 4 पॉइंट दिए, इतने ही काफ़ी हैं अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा और समराइज करके लिख पाओ एग्जाम में तो। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी तरह से इनको आइडिया मिल गया होगा क्या हुआ था इसमें। एक बार और देख लेते हैं। नेचुरल डेवलपमेंट हुई थी, प्राकृतिक विकास हुआ था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सामाजिक संगठन, मतलब परिवार और जो भी आपकी फैमिलीज थी या आपके गांव के समुदाय के लोग थे वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में वो बदल गए थे और उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया था। ठीक है, अर्थव्यवस्था और कृषि के विकास से ही स्थायी निवासी आप वहाँ के हो गए थे। शहरीकरण में छोटे छोटे कस्बों और नगरों का नए नए का उदय हुआ जिससे कि एक बड़ा राज्य वहाँ पे बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी में क्या हुआ इसको देख लेते हैं। इट इज़ नॉट गिवन बाय इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, ये यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ने नहीं दी थी, लाइक जो भी हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे जैसे, ठीक है, कौटिल्य और जितने भी थे। बट फोर्स वाज कंसीडर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, फिर भी तो क्या क्या होता था इसमें, विजय और संघर्ष। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते थे, मतलब एक समुदाय या राजा ने दूसरे समूह को बलपूर्वक जीतकर राज्यों का निर्माण करते थे। ठीक है, जो भी राज्य छोटा या कमजोर दिखाई पड़ता था दूसरा राजा उस पर अटैक करके उसको अपने राज्य में बलपूर्वक मिला लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स थ्योरी के अंदर आता है। उसके बाद मिलिट्री पावर, मतलब सैन्य शक्ति। इसमें मिलिट्री पावर का एक बहुत बड़ा रोल होता था राज्य की स्थापना और विस्तार में। ठीक है, सैन्य शक्ति और युद्ध का प्रमुख योगदान किसका रहता था, केवल मिलिट्री का ही रहता था। ठीक है, उसके बाद सेंट्रलाइज गवर्नेंस, मतलब केंद्रीकृत शासन। विजय के बाद जो विजेता राजा होता था वो केंद्रीय शासन की स्थापना करता था, मतलब अपने राज्य को और दूसरे राज्य को मिला के एक केंद्रीय शासन बनाता था जो कि जिसके रूल्स और रेगुलेशन सबके सिमिलर होते थे। अपने अकॉर्डिंग वो दोनों राज्य के रूल रेगुलेशन टैक्स को मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रहस्यमय सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता था, ये एक सबसे मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है। ठीक है, एशियंट इंडिया की। ठीक है, इसको हम डिवाइन थ्योरी या थ्योरी ऑफ डिवाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या था लोगों का कि सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय लो गॉड। ठीक है, कि वहाँ पे लोग ये सोचते थे कि यहाँ पे एक गॉड ने एक सोसाइटी बनाई है एंड गॉड्स एंड किंग एज
हिज रिप्रेजेंटेटिव, और गॉड ने एक राजा या को भेजा है अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ठीक है। मतलब और आगे देख लेते हैं, डिवाइन राइट्स मतलब दिव्य अधिकार थे, राजाओं को देवी देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, उनका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, और उनका शासन दिव्य अधिकारों के तहत वैध माना जाता था, ठीक है। और इसमें बहुत सारी रिलीजियस बिलीफ थे, ठीक है, धार्मिक मान्यताएं थी जिनके ऊपर वो पब्लिक बिलीव करती थी उस टाइम पर, ठीक है। आध्यात्मिक प्रभाव था, स्पिरिचुअल प्रभाव था वहाँ पे, जिससे कि आपस में लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राचीन भारत में राज्य का विकास उपरोक्त सिद्धांतों के संयोजन से हुआ, ठीक है। इन सभी को मिलाकर ये क्या हुआ, राज्य का विकास हुआ था, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, सैन्य और धार्मिक कारकों मतलब फैक्टरों का योगदान है, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं सभी की मदद से यहाँ पे इनका निर्माण स्टेट का हुआ था, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट हुआ था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पे तीनों थ्योरी देख ली हैं। इन तीनों थ्योरी में इतना ही मेन पॉइंट था, ज़्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने पॉइंट बताए इनको अच्छे से कवर कर लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे के वीडियोस को ज़रूर जाके देखना, बहुत ईजी वीडियो हैं, ठीक है। सारे नोट्स में बहुत ईजी तरीके से बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।